हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक आज हम लोग नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं 17th बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल का। जो 17th बीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, ये बिहार स्पेशल होगा। ये यूट्यूब सीरीज के जरिए पूरा का पूरा 2024 का ये लेटेस्ट वाला जो बिहार जो है कि क्राइटेरिया का जो बुक आया है, इसको जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और ये जो है कि आपको नवीनतम संस्करण है, 2023 का संस्करण है, लेटेस्ट संस्करण है। इसी पे जो है कि आपको चर्चा करेंगे और इसमें हमारा बात करेंगे कौन सा सब्जेक्ट होगा। तो ये सब्जेक्ट होगा हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, है ना, पॉलिटी होगा, पर्यटन होगा, जनगणना होगा, बिहार की राज्य व्यवस्था होगी। और उसके बाद जो है कि बिहार का प्रमुख व्यक्ति, बिहार का जो है कि विधिक, है ना, विविध होगा। और 69th बीपीएससी में पूछा जाने वाला सवाल जो है कि आपको होने वाला है। तो आइए इसी के साथ जो है कि सबसे पहले ये चर्चा कर लेते हैं बिहार का सामान्य परिचय। हमारे आप YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है संकल्प एकेडमी ऑफिशियल। आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जो है कि उससे जुड़ सकते हैं, साथ साथ अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिहार का एक सामान्य परिचय की बात कर लेते हैं। क्या था बिहार का सामान्य परिचय, जरा इस पे चर्चा करते हैं। नामकरण से संबंधित सबसे पहला, 12वीं सदी में बौद्ध जो है कि आपको बिहार की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, इस क्षेत्र का नाम जो है कि आपको बिहार जो है कि आपको पड़ गया। क्या पड़ गया? बिहार जो है कि आपको पड़ गया। बौद्ध अनुयायियों का निवास स्थल बिहार कहा जाता है। इसमें बौद्ध भिक्षुओं की प्रार्थना स्थल भी होती है। नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार, उदंतीपुरी महाविहार बिहार के प्रमुख विहार थे। सर्वप्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इन बिहारों को अरबकारी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बिहार को बिहार करके क्या किया? संबोधन जो है कि आपको किया है। आगे देखते हैं। अब यहाँ से आपसे पूछेगा बिहार का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे, याद रखिएगा इसका अक्षांशीय विस्तार 20 डिग्री 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से शुरू होकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड पर इसका अक्षांशीय विस्तार जो है कि आपको समाप्त होता है। जबकि देशांतरी विस्तार की बात करेंगे, बिहार का देशांतरी विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से शुरू होकर ये जो है कि 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर पर जाकर ये समाप्त होता है। यहाँ से एक और सवाल निकालेगा कि बिहार के पूरब से पश्चिम की लंबाई की बात करेंगे तो पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर बिहार लंबा है। जबकि उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे 345 किलोमीटर बिहार जो है कि आपको लंबा होने वाला है। यही सब सभी चीजों को एक फॉर्मेट में सजाकर यहाँ पर दिया गया है। अक्षांशीय विस्तार 20 डिग्री 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से नॉर्थ से शुरू होकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड नॉर्थ तक जो है कि आपको जाता है। जबकि देशांतरी विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से शुरू होकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पर जाकर जो है कि आपको पूर्वी देशांतरीय समाप्त होता है। बिहार की स्थिति की बात करेंगे, बिहार उत्तर पूर्व भारत में एक स्थित जो है कि आपको राज्य जो है कि आपको होने वाला है। और इसका आयताकार जो है कि इसका आकार जो है कि आपको होने वाला है कीर्ति। बिहार की बात करेंगे, देखिएगा जब से पहले जब सब सम्मिलित रूप से था उस समय बिहार कैसा था। उस समय बिहार था, बिहार के सटे हुए झारखंड भाग थे, पश्चिम बंगाल थे और बांग्लादेश सब एक साथ जो है कि आपको था। कब? 1905 में बंगाल विभाजन के बाद जो है कि पूर्ण बंगाल राज्य, जिसमें आधुनिक बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश भी शामिल जो है कि आपको था। इसमें उड़ीसा भी था। उसके बाद घटना आती है, कब की घटना आती है? 1912 की। 1912 में क्या होता है? बंगाल से पृथक राज्य बिहार की स्थापना की गई। इसमें आधुनिक झारखंड और उड़ीसा को शामिल किया गया। काट कर अब कौन बचा? एक केवल बिहार, झारखंड और उड़ीसा बचता है। कब? 1912 में बचता है। उसके बाद वर्ष 1936 की बात करेंगे, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हो जाता है। उसके बाद बिहार और झारखंड बचता है। उसके बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी की बात करेंगे, बिहार झारखंड भी अलग राज्य हो जाते हैं। बिहार से पृथकीकरण, झारखंड का निर्माण, बिहार राज्य के कुल 55 जिला थे। झारखंड राज्य का निर्माण के पश्चात बिहार के 37 जिला एवं जो है कि आपको 54.155% जो है कि आपको भूमि शेष रह गया। 2001 में अरवल जिला का निर्माण हुआ, जिसके बाद बिहार में कुल जिलाओं की संख्या कितनी? कुल जिलाओं की संख्या 38 हो गई। बिहार से पृथक झारखंड राज्य तत्कालीन कुल 18 जिलाओं से मिलकर बनाया गया है, जिसमें बिहार के कुल भौगोलिक भूभाग का कितना परसेंट? 45.845% जो है कि आपको हिस्सा झारखंड को मिला है। और वर्तमान में झारखंड में कुल कितने जिले हैं? तो झारखंड में कुल 24 जिले होने वाले हैं।
आगे चलते हैं। बिहार राज्य का क्रमबद्ध गठन एवं पुनर्गठन की बात करेंगे। वर्ष 1911 की 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा किया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार, झारखंड, उड़ीसा सहित राज्य गठन अधिसूचना की घोषणा कर दिया गया 1912 में। 1 अप्रैल 1912 को बिहार, झारखंड, उड़ीसा सहित अन्य राज्य का जो है कि आपको गठन किया गया। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार से किसको अलग कर दिया गया? बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। और 15 नवंबर को बिहार से जो है कि झारखंड को पृथक राज्य, बिहार अंतिम जो है कि विभाजन यही हुआ। उसके बाद 2000 के बाद बिहार का कोई विभाजन अभी तक नहीं हुआ है। बिहार के स्थापना दिवस की बात करेंगे। 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस होता है। क्षेत्रफल की बात करेंगे। 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होने वाला है। कुल जनसंख्या की बात करेंगे। यहाँ पर जो है कि आपको 10,40,99,000 मतलब कि 10.5 करोड़ के समथिंग मानिए ना कि ये जनसंख्या है 2011 के अनुसार। डेटा याद रखिएगा, 10,40,99,452 होने वाला है। और कुल जो है कि जनसंख्या की बात करेंगे। जनसंख्या 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार, जातिगत जनगणना के अनुसार 13,07,25,310 जो है कि आपको जातिगत जनगणना के हिसाब से जो है कि आपको होने वाला है। बिहार की लंबाई जो है कि आपको उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर होने वाला है। और समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 173 फीट यानी 53 मीटर होने वाला है। और यहाँ पर औसत वर्षा की बात करेंगे, 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। और बिहार का कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे। बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है कि आपको पूरा भारत का है ना कितना होने वाला है? तो 2.86% जो है कि आपको होने वाला है। और बिहार भारत में कैमा राज्य स्थान आता है क्षेत्रफल के हिसाब से? 12वां राज्य आता है। और बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है किसके रूप में? जनसंख्या के रूप में तीसरा सबसे बड़ा राज्य होने वाला है। प्रशासनिक विभाजन की बात करेंगे। बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 होने वाली है। जिला की संख्या 38वां जिला अरवल बना। 2001 में अनुमंडल की संख्या 101, सह अंचल की संख्या यानी ब्लॉक की संख्या जो है कि आपको कितना? ब्लॉक की संख्या आपको 534, पंचायत 8,058 पंचायत है। नगर निगम 19 है। 19वां नगर निगम जो है कि आपको सहरसा को बनाया गया है। बिल्कुल सही। उसके बाद जो है कि नगर जो है कि आपको परिषद की बात करेंगे 88 होने वाला है। नगर जो है कि आपको पंचायत की बात करेंगे 154 होने वाला है। और पुलिस जो है कि आपको मुख्यालय जिला कितना? 40 होगा। 38 जिला के अतिरिक्त बंगहा में एक पुलिस मुख्यालय है और एक नौगछिया में पुलिस मुख्यालय होने वाला है। बिहार के विधानमंडल की बात करेंगे। द्विसदनीय है। द्विसदनीय का मतलब यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। 2 सदन होने वाले हैं। विधानसभा के सीटों की संख्या 243, विधान परिषद की सीटों की संख्या 75, लोकसभा की सीटों की संख्या 40, राज्यसभा की सीटों की संख्या जो है कि आपको 16। विधानसभा में कुल जो है कि आरक्षित सीटों की संख्या जो है कि आपको कितना? 40 होने वाला है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 38 सीट होने वाले हैं। अनुसूचित जाति के लिए जो है कि आरक्षित 68 और एसटी के लिए कितना? एसटी के लिए जो है कि आपको 2 होने वाले हैं। कोटारिया और मनिहारी जो है कि आपको होने वाले हैं। ये एससी के लिए 38 सीट होंगे और एसटी के लिए 2 सीट जो है कि आपको होने वाले हैं। और लोकसभा में 6 सीट जो है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने वाले हैं। इसमें एक पहला सीट है गोपालगंज का सीट, दूसरा हाजीपुर का सीट, तीसरा समस्तीपुर का सीट, चौथा जमुई का सीट, 5वां गया का सीट, 6ठा सासाराम का सीट जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। बिहार की चौहद्दी की बात करेंगे। बिहार के उत्तर में नेपाल दिखेगा, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और जो है कि पश्चिम में उत्तर प्रदेश दिखाई देगा। नेपाल के साथ बिहार के 7 जिला अपना सीमा को साझा करते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज करते हैं। जबकि दक्षिण में झारखंड के साथ बिहार के 8 जिला साझा करते हैं। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार होते हैं। पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के 3 जिला अपने साझा करते हैं, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होने वाला है। और उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला जो है कि साझा करते हैं, जिसमें रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, ये ही आपका चौहद्दी है। देखिएगा पूरब ये जो है कि आपको कौन हो गया? उत्तर। उत्तर में जो है कि आपको नेपाल में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। पश्चिमी बंगाल की बात करेंगे, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। उसके बाद देखिएगा झारखंड की बात करेंगे, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। कैमूर नहीं है, याद रखिएगा। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। कैमूर भी लगता है, रोहतास भी लगता है, बक्सर भी लगता है, भोजपुर भी लगता है, सारण,
सिवान, गोपालगंज और जो है कि आपको पश्चिमी चंपारण जो है कि आपको लगता है, कौन सा? पश्चिमी चंपारण लगता है। आगे चलते हैं। बिहार का राजकीय चिन्ह की बात करेंगे। यहाँ का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष होने वाला है। दो स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ एक बोधि वृक्ष है। दोनों साइड में एक स्वास्तिक चिन्ह है और बीच में जो है कि एक बोधि वृक्ष रखा गया है। राजकीय वृक्ष की बात करेंगे, पीपल का वृक्ष है, धार्मिक मान्यताओं के कारण। राजकीय पुष्प की बात करेंगे, गेंदा। गेंदा को कब घोषित किया गया? 2013 में घोषित किया गया। राष्ट्रीय जो है कि आपको राजकीय पशु की बात करेंगे, बैल। बैल भी 2013 से पहले जो है कि आपको कौन था? रीछ जो है कि आपको था, उसके बाद बैल हो गया। राजकीय पक्षी की बात करेंगे, गौरैया। 2013 से पहले कौन था? वक्था जो है कि आपको था। और राजकीय मछली की बात करेंगे, मांगुर। मांगुर 2008 में घोषित किया गया। कौन सा मछली है? मांगुर है। राजकीय जो है कि भाषा की बात करेंगे, हिंदी है। अद्वितीय राजकीय भाषा की बात करेंगे, उर्दू होने वाला है। बिहार के राजकीय गीत की बात करेंगे, ये मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत नमन बिहार, ये जो है कि राजकीय गीत होने वाला है। इसके गीतकार सत्यनारायण होने वाले हैं और संगीतकार हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा होने वाले हैं। और मान्यता इसको कब दिया गया? वर्ष 2012 में इसको मान्यता दिया गया। और राज्य का प्रार्थना गीत की बात करेंगे, मेरे रफ्तार पी सूरज की किरण क्या करे? नाज करे, ये जो है कि इसका होने वाला है। आगे चलते हैं। प्रमंडलों की संख्या की बात कर लेते हैं। प्रमंडल की संख्या 9 होने वाला है, जिसमें सारण प्रमंडल में 3 जिला हैं और सारण प्रमंडल का मुख्यालय छपरा होगा। और इसका 3 जिला सारण और सिवानगंज और सिवान और जो है कि आपको गोपालगंज होने वाला है। तिरहुत में 6 जिला होने वाले हैं। जिला मुख्यालय मुजफ्फरपुर होगा, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर जिला होंगे। दरभंगा में 3 जिला होंगे। जिला मुख्यालय दरभंगा होगा, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर होगा। कोसी में 3 जिला होगा। जिला मुख्यालय सहरसा होगा, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा होगा। अगला है पूर्णिया। पूर्णिया में 4 जिला। जिला मुख्यालय पूर्णिया में होगा, अररिया होगा, किशनगंज होगा, पूर्णिया होगा और कटिहार होगा। पटना की बात करेंगे, पटना में 6 जिला होंगे। पटना प्रमंडल में जिला मुख्यालय पटना में होगा। पटना होगा, नालंदा होगा, भोजपुर होगा, बक्सर होगा, कैमूर होगा और रोहतास जो है कि आपको होने वाला है। मगध की बात करेंगे, मगध में 5 जिला, जिसका मुख्यालय गया में होगा। गया होगा, औरंगाबाद होगा, नवादा होगा, जहानाबाद और अरवल होगा। मुंगेर में 6 जिला होंगे, जिसका जिला मुख्यालय मुंगेर होगा। मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया होगा। भागलपुर में 2 जिला होंगे, जिसका जिला मुख्यालय भागलपुर और बांका जिला होगा। आगे आते हैं। और यही जो है कि आपको मैप के आधार से जो है कि आपको बांट दिया है प्रमंडल। ये जो है कि आपको तिरहुत है, तिरहुत में जो है कि आपको 6 दिख रहा है। उसके बाद दरभंगा में 3 दिख रहा है। उसके बाद कोसी में 3 दिख रहा है। उसके बाद पूर्णिया में जो है कि आपको 4 दिख रहा है ना। उसके बाद भागलपुर में 2 दिख रहा है। उसके बाद जो है कि आपको जमुई में 6 दिखेगा। उसके बाद जो है कि मगध में जो है कि आपको कितना? 5 दिखेगा। और पटना में जो है कि आपको 6 दिखेगा। और सारण में जो है कि आपको 3 दिखने वाला है। आगे चलते हैं। अब किसका स्टार्ट करते हैं? बिहार का इतिहास के बारे में शुरू करते हैं। बिहार के इतिहास के बारे में 1 मिनट रुकेंगे, बिहार के इतिहास की शुरुआत करते हैं। आइएगा, बिहार के इतिहास के बारे में शुरुआत करते हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास से शुरू करते हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास में सबसे पहले जब हम लोग पढ़ने के लिए उतरेंगे तो सबसे पहले पाषाण काल को पढ़ेंगे, उसके बाद वैदिक काल को पढ़ेंगे, उसके बाद महाजनपद काल को पढ़ेंगे, उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म को पढ़ेंगे, फिर मौर्योत्तर काल को जो है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत की बात कर लेते हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत को जानने के लिए 2 जो है कि आपको प्रकार के स्रोत का उपयोग किया गया है। एक पुरातात्विक स्रोत है और दूसरा कैसा स्रोत है? दूसरा जो है कि आपको साहित्यिक स्रोत होने वाला है। कैसा है? दूसरा साहित्यिक स्रोत होने वाला है। पुरातात्विक स्रोत के बारे में चर्चा करते हैं। पूर्व ऐतिहासिक युग में मुंगेर में चिरांद सारण जिला का है और चेचर वैशाली जिला का है और मनेर पटना जिला का है और सोनपुर जो है कि आपको सारण में त्राम प्रस्तर वस्तुएं जो है कि आपको मृद भांड जो है कि मिट्टी के बर्तन जो है कि आपको प्राप्त हुए हैं। मुंगेर से, चिरांद से, चेचर से, मनेर से और सोनपुर से प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरेराज, रामपुरवा आदि से जो है कि आपको प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुआ है। बराबर की गुफा राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र और विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक हुए हैं। और खुदाई से प्राप्त सिक्के में मन के
और मूर्तियां आदि का पुरातात्विक साक्ष्य जो है कि आपको मिला है बिहार से। साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे, साहित्यिक स्रोत में रामायण में, महाभारत में और पुराण में, बौद्ध रचना के अंगुत्तर निकाय में, दीर्घ निकाय में और विनय पिटक और जैन रचना के भगवती सूत्र में, ऐतिहासिक में जो है कि आपको ऐतिहासिक स्रोत बिहार के बारे में मिलता है। इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे मेगास्थनीज के इंडिका में बिहार का विवरण, फाहियान के, इत्सिंग के, वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से भी मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के वितरण से प्राचीन बिहार के इतिहास में विस्तृत जो है कि आपको जानकारी मिलती है। सबसे पहला आते हैं इसी क्रम में पढ़ने में, पाषाण काल को पहला पढ़ते हैं। कौन से काल को? पाषाण काल को पढ़ने का प्रयास जो है कि आपको करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में मानव द्वारा पाषाण पत्थर का प्रयोग जो है कि प्रयोग शिकार करने के लिए किया जा रहा था। पाषाण काल का मतलब हुआ यहाँ पर किसका प्रयोग? पत्थर का प्रयोग किया जा रहा था। पाषाण में पत्थर का प्रयोग करने वाले काल को पाषाण काल के रूप में या प्राग ऐतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। पाषाण काल को पत्थर का प्रयोग मानव विकास के आधार पे 3 भागों में विभाजित किया गया। आइए कौन सा भाग है जरा देखते हैं। सबसे पहला है पूरा पाषाण काल। इस पूरा पाषाण काल की बात करते हैं। इस काल में मानव जो है कि आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे, मतलब खाद्य को जमा करने वाले, है ना। और दूसरा है कि ये क्या बोलता है, दक्षिणी बिहार के मुंगेर और नालंदा में बड़े और खुरदुरे पत्थर, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि जो है कि आपको मिले हैं। कहां से? पूरा पाषाण के जो है कि आपको वस्तुएं मिले हैं। और यह अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व जो है कि आपको होने वाले हैं। आते हैं मध्य पाषाण काल की बात करेंगे। मध्य पाषाण काल, इस काल में जो है कि आपको मानव आखेटक, खाद्य संग्राहक और पशुपालन भी शुरू कर दिया था। मानव का पहला पालतू पशु की बात करेंगे, किसको पाला था? सबसे पहला कुत्ता को जो है कि आपको बनाया था। दक्षिणी बिहार के मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार की प्राप्ति हुई है और यह अवशेष लगभग 40,000 से लेकर 10,000, है ना, 10,000 ईसा पूर्व के जो है कि आपको होने वाले हैं। नव पाषाण काल की बात करेंगे। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया, मतलब खेती करने लगा था और मानव बस्तियों में निवास करने लगे थे। नव पाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं, जैसे चिरांद सारण से, चेचर वैशाली से, मनेर पटना से, सेनुआर रोहतास से पत्थर एवं हड्डियों के औजार जो है कि आपको प्राप्त हुए हैं। कैमूर की पहाड़ी, नवादा और जमुई में चित्र गुफा भी जो है कि आपको नव पाषाण काल के प्राप्त हुए हैं और यह अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के होने वाले हैं। त्राम पाषाण युग काल की बात करेंगे। चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सेनुआर आदि से त्राम पाषाण के अवशेष मिले हैं और इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त त्राम उपयोगी प्रमाण जो है कि आपको मिले, मतलब तांबा का उपयोग करने लगा है और यह जो है कि अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के जो है कि आपको होने वाले हैं। अब आते हैं क्या है, वैदिक काल। वैदिक काल की बात करते हैं। आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता इतिहास वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल की अवधि 1500 से लेकर 1000 तक और उत्तर वैदिक काल की अवधि 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक जो है कि आपको होने वाला है। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल के नाम से इसको जानते हैं। इसका जो है कि आपको ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार के क्षेत्रों में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो है कि विस्तार गंडक नदी के तट और बिहार के क्षेत्रों में जो है कि आपको हुआ था। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में प्रथम जो है कि आपको चर्चा सतपथ ब्राह्मण में लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना है, इससे जो है कि आपको मिलती है और इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में किया गया। किसके रूप में? विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत और मिथिला का जो है कि आपको क्षेत्र को दर्शाया गया है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट के संज्ञा दिया गया। कीकट और वास्त शब्द का प्रयोग से किसका संबोधन किया गया है? बिहार का संबोधन किया गया है। और बड़ा पुराण में कीकट को अपवित्र जो है कि प्रदेश कहा गया, मतलब ये पवित्र नहीं है। बिहार कैसा? अपवित्र कीकट में कहा गया है। महाजनपद काल की बात करेंगे। प्रारंभ में छोटे छोटे कबीले राजनीतिक केंद्र होते थे। कबीलों का आकार में वृद्धि के कारण राजनीतिक उत्थान हुआ, जिसे कबीला का विस्तार जन के रूप में, बाद में जनपद के रूप में जो है कि आपको जाना गया और अंततः यही जनपद क्या कहलाया? महाजनपद के रूप में इसका उदय हुआ। और इन महाजनपदों का बिहार विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी भारत और मध्य भारत में जो है कि आपको हुआ था
और दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद का प्रमाण मिलता है और यह महाजनपद भारत की राजनीतिक उत्थान का केंद्र बिंदु बना। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी जो है कि हमें मिलती है। आते हैं इसी क्रम में सबसे पहला मगध महाजनपद को देखते हैं। मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी और इसमें बिहार का क्षेत्र था। मगध महाजनपद का यह पटना, गया और नालंदा का जो है कि आपको क्षेत्र था। दूसरा है अंग। अंग की राजधानी चंपा, चंपा बिहार, मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र था। तीसरा बज्जी। बज्जी की जो है कि राजधानी वैशाली थी, बिहार का क्षेत्र था। वैशाली और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र था। काशी। काशी की राजधानी वाराणसी, उत्तर प्रदेश का था, वाराणसी का इलाका था। कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश, फैजाबाद का इलाका था। मल्ल की राजधानी कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, देवरिया का इलाका था। वस्त। वस्त की राजधानी कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश का इलाका था, प्रयागराज वाला। कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और यह दिल्ली का इलाका था। पंचाल की बात करेंगे, पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी और यह उत्तर प्रदेश का इलाका था, बरेली और बदायूं का इलाका था। शूरसेन की बात करेंगे, इसकी राजधानी मथुरा थी, उत्तर प्रदेश का मथुरा का इलाका था। चेदी की राजधानी की बात करेंगे, शक्तिमती या सुक्तिमती की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का इलाका था, ग्वालियर तक ये फैला था। और अवंती की बात करेंगे, अवंती की राजधानी उज्जैनी या महेशमती जो है कि आपको थी और यह उज्जैन मध्य प्रदेश का इलाका था। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, राजस्थान के क्षेत्रों में जो है कि आपको फैला था। अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन थी, महाराष्ट्र, तेलंगाना और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद यही जो है कि आपको महाजनपद था जो अस्मक महाजनपद था। और कंबोज की राजधानी की बात करेंगे, हाटक और राजपुर था और पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान में था। और गंधार की बात करेंगे, गंधार की राजधानी तक्षशिला, ये जो है कि आपको पश्चिमी जो है कि आपको पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान का जो है कि आपको बात था। देखिएगा, सबसे पहले छोटा कबीला हुआ करता था। कबीला के बाद बना जन, बना जन से जनपद बना और जनपद से फिर बड़ा हुआ तो क्या बना, महाजनपद जो है कि आपको बना। और 16 महाजनपद में बिहार में कितने महाजनपद का विस्तार है, 3 महाजनपद, एक लिच्छवी, दूसरा जो है कि आपको बज्जी या लिच्छवी, दूसरा मगध और तीसरा अंग जो है कि आपको महाजनपद जो है कि आपको होने वाला है। बज्जी महाजनपद की बात करेंगे, बज्जी संघ 8 राज्यों का संघ अष्टकुल था। बज्जी, लिच्छवी, गात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु और जो है कि आपको इच्छावाकु, इस जो है कि आपको संघ के 8 जो है कि आपको जनपद थे। बज्जी संघ का सबसे प्रसिद्ध जो है कि आपको लिच्छवी जो है कि आपको जनपद था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी और वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल के द्वारा किया गया था। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह में और जो है कि आपको कुंडग्राम के ज्ञात्रिक जो है कि आपको बज्जी संघ के प्रमुख जो है कि आपको जनपद थे। बज्जी संघ लिच्छवी के जो है, लिच्छवी को विश्व के प्रथम जो है कि आपको गणतंत्र की संज्ञा जो है कि आपको दिया गया है। बज्जी संघ या लिच्छवी को विश्व का कौन सा प्रथम गणतंत्र की संज्ञा जो है कि आपको दिया गया है। तो यही सबसे बड़ा जो है कि आपको कौन सा बज्जी जो है कि आपको संघ जो है कि आपको देख रहे हैं बिहार में। इधर में जो है कि आपको मिथिला मगध संघ हो जाएगा और इधर में अंग महाजनपद जो है कि आपको हो जाएगा। मगध महाजनपद की बात करेंगे, मगध राजनीतिक और आर्थिक और भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली जो है कि आपको महाजनपद था। और मगध के प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी और यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। रत्नागिरी की पहाड़ी, सोमगिरी की पहाड़ी, विभागिरी की पहाड़ी, उदयगिरी की पहाड़ी और विपलांचल की पहाड़ी से यह घिरा हुआ था। और मगध का विस्तार पटना से कहां तक, पटना से जो है कि आपको गया तक का यह विस्तार जो है कि आपको था। आगे चलते हैं, मगध और अंग जो है कि महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, तो ये अथर्ववेद में जो है कि आपको देखने को मिलता है। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में था। और अंग महाजनपद की राजधानी की बात करेंगे, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, अंग महाजनपद की राजधानी जो है कि आपको चंपा जो है कि आपको थी। आगे देखते हैं, अगला है कि अंग का अंतिम शासक जो है कि आपको ब्रहदत्त को हराकर मगध में बिंबिसार ने अंग को मगध में जो है कि आपको मिला लिया था। मगध का उत्कर्ष एवं राजनीतिक उत्थान की बात करेंगे, मगध की स्थापना बृहदत्त के द्वारा किया गया और बृहदत्त का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रतापी जो है कि आपको क्या बना, ये संघ का प्रतापी शासक बना। जरासंध को ही भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित किया और उसका वध कर दिया। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है, इसका वर्णन जो है कि आपको महाभारत में मिलता है। मगध का उत्कर्ष का कारण, मगध के प्रारंभिक राजधानी राजगिरी पांच जो है कि पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध
नदियों नदियों से घिरा प्रदेश था, जहां पर उर्वरक जलोढ़ मृदा का उपलब्ध था, जो कृषि के लिए दृष्टि से अनुकूल जो है कि आपको था। मगध में नदियों का जाल के कारण सिंचाई एवं यातायात की सुविधा उपलब्ध थी। और मगध के जो है कि अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज संसाधन, वनों की जो है कि आपको, है ना, वनों की लकड़ी एवं ताकतवर हाथियों हाथियों से परिपूर्ण था। बृहदत्त बृहदत्त वंश का अंतिम शासक जो है कि आपको कौन था? रिपुंज था। कौन था? रिपुंज जो है कि आपको था। और बृहदत्त वंश के बाद जो है कि मगध में हर्यक वंश का जो है कि आपको नींव पड़ता है। आइए जरा हर्यक वंश से शुरुआत करते हैं। हर्यक वंश 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक जो है कि आपको हर्यक वंश यहाँ पर रहेगा। और हर्यक वंश के पहले शासक के रूप में बिंबिसार यहाँ पे काम करेंगे। इस वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में किया गया। और बिंबिसार मगध का वास्तविक जो है कि आपको संस्थापक किसको माना जाता है? बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार का जो है कि प्रसव दिया। और इसने पहला जो है कि अपनी पत्नी, है ना, कौशल देवी कौशल की राजकुमारी से किया। और इस विवाह से उसे दहेज उपहार में काशी का क्षेत्र मिला था। और इसने दूसरी शादी चेलना से किया। और इस जो है कि आपको शादी में यह जो है कि आपको लिच्छवी की जो है कि चेटक की पुत्री थी, है ना, चेटक की पुत्री था। और इसको लिच्छवी जो है कि आपको मिला। और तीसरी शादी ये छेमा से किया। छेमा पंजाब और मध्य प्रांत की ये राजकुमारी जो है कि आपको थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्र प्रहत के साथ जो है कि मैत्रीपूर्ण संबंध जो है कि आपको बनाए थे। और बिंबिसार ने चंद्र प्रहत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य किसको भेजा था? जीवक को जो है कि आपको भेजा था। और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र के ही द्वारा किया गया 492 ईसा पूर्व में किया गया, जिसका नाम था अजातशत्रु नाम था। अब आते हैं अगला शासक कौन बनेगा? हर्यक वंश का अगला शासक अजातशत्रु जो है कि आपको बनेगा। आते हैं अजातशत्रु के बारे में, देखते हैं क्या बोलता है। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का अगला शासक बनता है। इसका वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम जो है कि आपको रहता है कुनिक जो है कि आपको रहता है। क्या रहता है? वास्तविक नाम इसका कुनिक रहता है। आते हैं आगे, देखिए आगे क्या बोलता है। बिंबिसार एवं कौशल देवी के मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसंजित ने काशी को वापस ले लिया, जिसके कारण प्रसंजित से संघर्ष में अजातशत्रु से हुआ। और अंततः अजातशत्रु ने प्रसंजित को पराजित कर लिया और काशी पर अधिकार कर लिया। बाद में अजातशत्रु ने प्रसंजित की पुत्री वजीरा से क्या किया? वजीरा से जो है कि आपको विवाह जो है कि आपको कर लिया। अजातशत्रु ने बज्जी संघ एवं मल्लों को जो है कि आपको क्या किया था? पराजित किया था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में यह बौद्ध धर्म को जो है कि अपना लिया था। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में सप्त जो है कि पर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो है कि आपको करवाया था। तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में 483 में जो है कि आपको हुआ था। अजातशत्रु के बाद इसका पुत्र उदयन जो है कि अगला शासक बनेगा। आते हैं उदयन के बारे में, देखते हैं। सिहल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दिया। उदयन ने अपनी राजधानी को गिरिब्रज से हटाकर कहां लेकर चला आया? उदयन ने पाटलिपुत्र लेकर चला आया। और पाटलिपुत्र गंगा, सोन और गंडक के संगम पर यह बसा हुआ पाटलिपुत्र था। और यहीं पर यह अपनी राजधानी को हस्तांतरित कर दिया। उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध थे, मुंडक थे और नागदशक थे। और नागदशक इस वंश का अंतिम शासक बनता है। किस वंश का? हर्यक वंश का अंतिम शासक जो है कि आपको नागदशक जो है कि आपको बनता है। और हर्यक वंश को प्रीतिहंसा वंश कहा जाता है, क्या कि अपने पिता को हत्या करके अगला जो भी राजा बना, ये अपना जो है कि पिता को हत्या करके जो है कि बना था, इसीलिए प्रीतिहंता वंश के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। हर्यक वंश के बाद अगला वंश जो नींव पड़ेगा वो जो है कि आपको शिशुनाग वंश का नींव पड़ेगा। शिशुनाग वंश हर्यक वंश के जगह पर शिशुनाग वंश की स्थापना जो है कि आपको शिशुनाग के द्वारा किया गया। और शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी को कहाँ बनाया? वैशाली ने जो है कि आपको बनाया था। शिशुनाग ने अवंती के राजा, है ना, अवंती वर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। और इसके अतिरिक्त जो है कि शिशुनाग ने वस्त एवं कौशाम्बी को भी मगध में जो है कि आपको मिला लिया। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद जो है कि आपको कालाशोक मगध का शासक बना। और बाद में पुराणों में इसे जो है कि आपको काकवर्ण के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। कालाशोक के समय मगध की राजधानी क्या थी? कालाशोक जब बना तो अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। और कालाशोक ने 383 ईस्वी में वैशाली में
द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो है कि आपको करवाता है। और कालाशोक के मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्र ने शासन चलाया, किंतु शिशुनाग वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे, अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक यही नंदीवर्धन जो है कि आपको था। उसके बाद आएगा नंदवंश, आएगा नंदवंश 344 से लेकर 321 ईसा पूर्व तक जो है कि आपको रहा है। और नंदवंश की स्थापना महापद्म नंद के द्वारा जो है कि आपको किया गया 344 में। और शिशुनाग वंश के समाप्ति के बाद मगध में कौन सा वंश? नंदवंश की स्थापना हुआ। और महापद्म नंद ने एक राठ और जो है कि एक छत्र की उपाधि जो है कि आपको धारण किया। एक राठ और एक छत्र की उपाधि किसने धारण किया था? तो महापद्म नंद ने धारण किया था। पाली ग्रंथों में महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है। क्या कहा गया? उग्रसेन जो है कि आपको कहा गया है। और पुराणों में परशुराम का दूसरा अवतार जो है कि किसको कहा गया? यही जो है कि आपको महापद्म नंद को कहा गया। महापद्म नंद ने पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग और मैथिली आदि राज्यों को पराजित कर मगध के साम्राज्य को विस्तार किया। अब तक 321 ईसा पूर्व तक जो है कि आपको इस काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्म नंद के शासनकाल में हुआ था। मतलब सबसे अधिक मगध का विस्तार किसने किया था? तो यही महापद्म नंद ने जो है कि आपको किया था। व्याकरण के महान जो है कि विद्वान पाणिनि महापद्म नंद के किसके? महापद्म नंद के समकालीन थे। और इस वंश का अंतिम राजा घनानंद हुआ। और घनानंद इस समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 में किया था। और नंद वंश का आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की जो है कि सेना ब्यास नदी को क्या करने से, पार करने से जो है कि आपको इनकार कर देती है। और घनानंद अपने ही दरबार के विद्वान जो है कि आपको ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी। और नंद वंश का पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना जो है कि आपको रखा है मगध में। और मौर्य वंश की बात करेंगे 321 से लेकर 184 ईसा पूर्व तक जो है कि आपको मौर्य वंश काम किया। और मौर्य वंश का पहला शासक कौन था? तो पहला जो है कि आपको शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। जस्टिन और स्ट्रोबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने जो है कि आपको किया है। प्लूटार्ड और एरियन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस की जो है कि आपको नाम से जो है कि चिन्हित किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य कौटिल्य है ना, कौटिल्य थे, इन्होंने इसकी सहायता से चंद्रगुप्त को 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना जो है कि आपको करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेलुकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध के पश्चात संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, मकरान और हेरात का क्षेत्र मिला। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कि आपको क्या किया? 500 हाथियों को उपहार में जो है कि आपको दे दिया। युद्ध के पश्चात जो है कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य की विवाह है ना यूनानी राजकुमारी हेलन जो है कि कार्नेलिया से हुआ। और जो सेलुकस निकेटर की क्या थी? पुत्री जो है कि आपको थी, इसी से विवाह हुआ। और सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत को भेजा जिसका नाम था मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था इंडिका। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार जो है कि आपको उत्तर में हिंदकुश पर्वत ईरान तक एवं दक्षिण में कर्नाटक तक जो है कि आपको था, पश्चिम में सौराष्ट्र तक और पूर्व में बंगाल तक जो है कि आपको इसका विस्तार जो है कि आपको था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपने राजगद्दी को त्याग कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत के पर तपस्या करने के लिए चले गए। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। और इसने 298 ईसा पूर्व में अपनी जैन उपासना संलेखना विधि के द्वारा जो है कि क्या किया? प्राण को त्याग दिया। उसके बाद जो है कि आपको कौन अगला राजा बनेगा? अगला राजा बनेगा बिंदुसार जो है कि आपको बनेगा। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। इसे अमित्रघात या सी सेन के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। स्ट्रोबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में जो है कि आपको भेजा था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडोल्फस ने डायनोसियस को इसके दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र किसको भेजा था? बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का क्या था? अनुदायी जो है कि आपको था। इसके बाद अशोक शासक बनता है। कौन बनेगा? अशोक बनेगा। बिंदुसार के मृत्यु के 4 वर्षों तक अशोक मौर्य वंश का गद्दी पर बैठा। और इससे पूर्व जो है कि उज्जैन का वो क्या था? इससे पूर्व उज्जैन का वो राज्यपाल था।
पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन जो है कि आपको कहा गया है। मास्की और गुजरा के अतिरिक्त नेटुर और उदगोलम के अभिलेखों द्वारा अशोक का उल्लेख जो है कि आपको नाम का उल्लेख मिलता है। सीहल जो है कि अनुश्रुति बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाई को हत्या कर क्या किया, गद्दी को प्राप्त जो है कि आपको किया। अन्य स्रोतों में इसकी पुष्टि नहीं की गई है, यह भी बात जो है कि आपको लिखा गया है। आगे चलते हैं, अगला है कि अशोक ने अपने शासन काल के 9वें वर्ष कलिंग युद्ध मतलब 261 ईसा पूर्व में किया तथा कलिंग को मगध के क्षेत्र में क्या किया, सम्मिलित किया। और अशोक ने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का जो है कि आपको वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म का अपना लिया और उसके बाद यह पूर्णतः शैव धर्म को भी मानता था। दिव्य वेदांत के अनुसार जो है कि उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की क्या दी थी, अशोक को बौद्ध धर्म से दीक्षा जो है कि आपको दिया था। 9वें वर्ष ये कलिंग युद्ध किया, 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा, 12वें वर्ष नीलांगी सागर की यात्रा, 13वें वर्ष धर्म की शिवालेखों का अंकन, 14वें वर्ष जो है कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा जो है कि आपको किया। और अशोक ने पैक्स को घटाकर 1/8 कर दिया था। कितना कर दिया था, 1/8 कर दिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री किसको, अपनी पुत्री जो है कि आपको संघमित्रा को श्रीलंका जो है कि आपको भेजा था। और अशोक ने तीसरे बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पे करवाया था, तीसरे बौद्ध संगीत का आयोजन जो है कि आपको पाटलिपुत्रा में जो है कि आपको करवाया था। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। इसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक के बाद जो है कि आपको उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया और यह उत्तराधिकारी कुणाल, बंधु जो है कि आपको पालित, इंद्रपालित, दशोहन, दशरथ, संप्रीति, है ना, सालिसुक, देव जो है कि आपको धर्मान, सत्यधनुष और बृहदत्त जो है कि आदि थे। इसमें मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। और मौर्य वंश का शासन कितना वर्षों तक चला, तो मगध पर 137 वर्षों तक जो है कि आपको मौर्य वंश का शासन जो है कि आपको चलता है। मौर्य प्रशासन की बात कर लेते हैं। मौर्य प्रशासन क्या बोलता है। मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की गई और इस जो है कि व्यवस्था में राजा सम्राट संपूर्ण जो है कि व्यवस्था के शीर्ष पर जो है कि आपको होता था। और राजा प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक शक्ति को भी चिन्हित करता था, है ना। मौर्य काल में साम्राज्य का विभाजन देश का मतलब केंद्र, उसके बाद प्रांत के रूप में, उसके बाद जो है कि विषय के रूप में, उसके बाद ग्राम के रूप में जो है कि आपको दिया गया था। और केंद्रीय प्रशासन में राजा के सहयोग के लिए आमर्त मतलब प्रशासनिक अधिकारी एवं तीर्थ मतलब उच्च अधिकारी होते थे। और कौटिल्य के अनुसार प्रमुख तीर्थ अधिकारियों की संख्या कितनी बताई गई है, 18 बताई गई है। आगे चलते हैं। प्रमुख अधिकारी निम्नलिखित थे। समाहर्ता, राजस्व विभाग के प्रधान को समाहर्ता, राजकीय कोषाध्यक्ष को संधिता कहा जाता था, राजकीय कृषि विभाग के प्रधान को सीता अध्यक्ष कहा जाता था, और वाणिज्य विभाग के प्रधान को, है ना, पन्याध्यक्ष कहा जाता था, महालेखाकार को अक्ष जो है कि पटलाध्यक्ष कहा जाता था, और सेनापति को सैन्य विभाग का प्रधान जो है कि आपको कहा जाता था। आगे चलते हैं। मौर्य काल में 4 प्रकार की सेना थी। एक पैदल सेना थी, दूसरी हाथी की सेना थी, तीसरा घुड़सवार की सेना थी, चौथा रथ की सेना थी। न्याय व्यवस्था राजा के अधीन था, लेकिन राजा के बाद जो है कि आपको न्याय व्यवस्था, न्यायाधीश जो है कि आपको देखा जाता था। न्याय व्यवस्था 2 प्रकार के विभाजित थी। एक जो है कि आपको धर्म स्थलीय, जिसमें जो है कि आपको दीवानी अदालत, एक था कंटक शोधक जिसे फौजदारी न्यायालय कहा गया। गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख गुप्तचर को गौड़ पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गौड़ पुरुष कहा जाता था। और अर्थशास्त्र में जासूसों को क्या कहा गया, जासूसों को चर कहा गया है। और गुप्तचर व्यवस्था 2 प्रकार की थी। एक संस्था थी, एक स्थान पर रहकर गुप्तचर का काम करने वाले को संस्था, और संचार, घूम घूम कर गुप्तचर का काम करने वाले को संचार कहा जाता था। मौर्य प्रशासन 5 प्रांतों में विभाजित था और प्रांतों के शासन राजकुमार द्वारा संचालित किया जाता था। उदाहरण के लिए अवंती का राज्यपाल अशोक जो है कि आपको करता था, है ना। जैसे उत्तरा पक्ष का तक्षशिला था, दक्षिणा पक्ष का सुवर्णगिरी था, पार्श्व का या पूर्वी का जो है कि पाटलिपुत्र था, अवंती का उज्जैनी था, और कलिंग का तोसली जो है कि आपको था। प्रांतों के विभाजन
प्रांतों के विभाजन के विषय में किया गया, प्रांतों के विभाजन के विषय के लिए जो है कि आपको रूप जो है कि आपको किया गया था, है ना। विषय का प्रधान विजयपति था या प्रादेशिक कहलाता था। विषयों का विभाजन ग्राम में जो है कि आपको होता था, ग्राम के रूप में किया जाता था, और ग्राम का प्रधान ग्रामिक कहलाता था। और 10 गांवों के समूह को जो है कि क्या कहा जाता था, 10 गांवों के समूह के प्रमुख को गोप कहा जाता था। क्या? गोप कहा जाता था। नगर प्रशासन के संचालन के लिए 6 समितियां जो है कि आपको दिया गया था, और मेगास्थनीज के अनुसार हर एक समिति में कितने सदस्य थे? 6 गो समिति था, हर में 5 सदस्य थे, मतलब टोटल 30 सदस्य वाले जो है कि आपको नगर का क्या करते थे? संचालन जो है कि आपको करते थे। आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था मौर्यकालीन राज्य की ये जो है कि आय का स्रोत कृषि, उद्योग, व्यापार था, है ना। एवं सर्वाधिक आय कृषि से प्राप्त होता था। और कृषि का कितना लिया जाता था? कृषि का 1/6 हिस्सा जो है कि कर के रूप में प्राप्त किया जाता था। और सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सरकारी भूमि को सीता भूमि के नाम से जो है कि आपको जाना जाता था। उद्योग एवं व्यापार के लिए 1/10 जो है कि कर को प्राप्त किया गया था। और मौर्य काल में सबसे प्रमुख जो है कि व्यापारिक बंदरगाह जो है कि आपको क्या था? भरूच या भरूच गुजरात का जो है कि आपको था। और करों की, है ना, चोरी के संदर्भ में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। अगर कोई कर चोरी करता था तो उसको क्या मृत्युदंड दिया जाता था। सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे, कौटिल्य के अनुसार मेगास्थनीज समाज की बात करेंगे, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में विभाजित था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित था। एक था दार्शनिक, दूसरा था किसान, तीसरा अहीर था, चौथा जो है कि आपको कारीगर था, पांचवा सैनिक था, छठा निरक्षर था, और सातवां जो है कि आपको सदासत जो है कि आपको था। कौन था? सदासत था। आगे चलते हैं। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा का प्रचलन था, जबकि मेगास्थनीज ने दास प्रथा के प्रचलन पर स्वीकार नहीं करता है। आगे चलते हैं। मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन वेश्यावृत्ति का भी प्रमाण मिलता है। और इन काल में वेश्यावृत्ति करने वाले महिलाओं को क्या कहा गया? मौर्य काल में रूपा जीवा जो है कि आपको कहा गया। क्या कहा गया? रूपा जीवा कहा गया। मौर्य काल के दौरान ताकतवर जो है कि केंद्रीय सत्ता के अधीन विभिन्न जो है कि आपको कला रूप, स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला का विकास हुआ। और ये कला 2 रूपों में विभाजित हुआ। राजकीय संरक्षण में विकसित जो है कि कला को राजकीय कला, जबकि स्थानीय कलाकारों को विकसित कला को लोक कला के रूप में जो है कि आपको जाना गया था। राजकीय कला के अंतर्गत स्थापत्य कला के विकास सर्वाधिक हुआ। और स्थापत्य कला में राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, गुहा विहार प्रमुख जो है कि आपको थे। राजकीय कला के अंतर्गत मूर्ति कला में स्तंभों के ऊपर मूर्ति का जो है एवं स्तंभ के रूप में जो है कि मूर्तियों का प्रमाण जो है कि आपको मिलता है। और लोक कला के रूप में यक्ष यक्षिणी की मूर्ति एवं जैन तीर्थंकरों की मूर्ति जो है कि आपको मिली है। और इन मूर्तियों का निर्माण जो है कि आपको बलुआ पत्थर से किया गया है। और इसका प्रमुख जो है कि उदाहरण दीदारगंज पटना का है। उसके बाद जो है कि आपको पटना से यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त जो है कि आपको लोहानीपुर पटना से जैन तीर्थंकर की मूर्ति भी प्राप्त जो है कि आपको हुआ है। अब आते हैं कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म है। आइए जरा बौद्ध धर्म। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध जो है कि कई धर्मों का उद्भव जो है कि आपको हुआ, जिसमें प्रमुख जो है कि आपको धर्म बौद्ध धर्म जो है कि आपको थे। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया। और यह अध्यात्म और दर्शन के कारण इन्हें एडवर्ड जो है कि आपको एड्रिन के द्वारा लाइट ऑफ एशिया, है ना, एशिया का ज्योतिपुंज जो है कि आपको कहा गया। आगे चलते हैं। बौद्ध ने 4 दृश्य को देखा: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और एक सन्यासी को देखकर इनके मन में हृदय परिवर्तन हुआ। देखने के बाद ये गृह त्याग जो है कि आपको कर दिए। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग करके सन्यासी जीवन जो है कि अपनाने का फैसला किया, है ना। और सन्यासी जीवन के दौरान वैशाली में अपने प्रथम जो है कि गुरु अलार कलाम तथा राजगिरी में अपने द्वितीय गुरु रुद्र जो है कि काराम पुत्र से क्या लिया? दीक्षा जो है कि आपको लिया। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 साल की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और बाद में तथागत ये बौद्ध जो है कि आपको कहा जाता है। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाली जो है कि आप वैशाख पूर्णिमा को पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के पे जो है कि आपको बोध गया में जो है कि आपको हुआ था। आइए जरा देखते हैं इधर में क्या दिया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना गया। जन्म 563 ईसा पूर्व, मृत्यु 483 ईसा पूर्व। जन्म का स्थान लुम्बिनी नेपाल में था। पिता का नाम बचपन का नाम जो है कि सिद्धार्थ था। पिता का नाम सुद्धोधन था।
माता का नाम महामाया देवी था। सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी था। पत्नी का नाम यशोधरा था। पुत्र का नाम राहुल था। उनके सौतेला भाई का नाम जो है कि देवदत्त था। उनके जो है कि कुल का नाम जो है कि शाक्य क्षत्रिय कुल था। उनके प्रिय घोड़ा का नाम कंथक था। उनके सारथी का नाम चन्ना था। और उनके जो है कि अन्न जो है कि आपको उनके अन्न जो है कि नाम शाक्य मुनि के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। आगे देखते हैं आगे क्या है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य की बात करेंगे। एक है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध मार्ग। दुख मतलब कि संसार जो है कि आपको दुख में है, सभी संसार के लोग जो है कि आपको दुख में है। दुख समुदाय का बात है कि एक ही लोग नहीं, ये जो है कि बहुत सारे लोग जो है कि दुख में है। और दुखों का कारण क्या है? तो दुखों का कारण तृष्णा है। तृष्णा का मतलब ये जो है कि हो जाए वो हो जाए, ये जो है कि तृष्णा है। और जो है कि तीसरा दुख निरोध की बात करेंगे। दुख निवारण है तो तृष्णा पर क्या करना? विजय जो है कि करना आवश्यक है। और दुख निरोध मार्ग की बात करेंगे। दुख निवारण है तो अष्टांगिक मार्ग के आवश्यकता है, मतलब 8 जो है कि अष्टांगिक मार्ग दिए। अगर ये मार्गों को फॉलो करते हैं तो दुख जो है कि आपको निरोध हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा। कौन कौन है अष्टांगिक मार्ग? आइए जरा देखते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक जो है कि वाक, सम्यक जो है कि आपको कर्म, सम्यक आजीवन, सम्यक जो है कि व्यायाम, सम्यक जो है कि आपको स्मृति और सम्यक जो है कि आपको समाधि। ये जो है कि 8 क्या था? अष्टांगिक मार्ग जो है कि आपको था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करेंगे। कौन कौन त्रिरत्न होने वाले हैं बौद्ध धर्म के? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है कि बुद्ध, धर्म और संघ जो है कि आपको होने वाले हैं। और बुद्ध ने जो है कि आपको किस मार्ग का प्रतिपादन किया था? तो मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। और बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में जो है कि आपको दी थी। और बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था। कुशीनगर में, मल्ल में जो है कि आपको, मल्ल की राजधानी कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में जो है कि आपको हो गई थी। और बौद्ध धर्म का परम जो है कि लक्ष्य क्या है? निर्माण को प्राप्त करना है। और बुद्ध की पुनर्जन्म की जो है कि आपको कथा किससे मिलती है? जातक कहानियों से जो है कि आपको मिलती है। आगे चलते हैं। बुद्ध के 10 जो है कि सील या आचरण क्या थे? जरा देखते हैं। बुद्ध के निर्माण के मार्ग में सरल बनाने के लिए 10 सील को अपनाने पर बल दिया गया। एक था सत्य था, दूसरा अहिंसा था, तीसरा असत्य था, चौथा अपरिग्रह था, पांचवा ब्रह्मचर्य था, छठा जो है कि नित्य गायन का त्याग, सातवां जो है कि असमय भोजन का त्याग, सातवां जो है कि आठवां जो है कि कोमला अवस्था का त्याग करना है, और नौवां जो है कि श्रृंगार प्रसाधनों को त्याग करना है, और चौथा है कि मद्य शराब निषेध, मतलब शराब को नहीं पीना है। आगे चलते हैं। इनका जो है कि कुछ प्रतीक चिन्ह का लाया। जन्म जो है कि कमल का लाया, यौवन साठ का लाया, यौवनावस्था, महाविनिष्क्रमण गृह त्याग जो है कि आपको घोड़ा का लाया, संबोधि ज्ञान की प्राप्ति पीपल या बौद्धि वृक्ष का लाया, है ना। परिनिर्माण या मृत्यु की बात करेंगे, पद चिन्ह या स्तूप का लाया, और जो है कि उपदेश क्या का लाया? चक्र जो है कि उपदेश जो है कि आपको का लाया था। बौद्ध धर्म में जो है कि आपको चौथी जो है कि बौद्ध संगीत के उपरांत 2 भागों में बट गया था। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। हीनयान जो था वो परिवर्तन विरोधी था, ये परिवर्तन नहीं चाहता था, जबकि महायान परिवर्तन का समर्थक था, ये परिवर्तन को चाहता था समय समय पे। 8वीं शताब्दी के अंत में आडंबर वाले शाखा ब्रजयान का भी जो है कि आपको विकास हुआ था। तो यही किससे? तो ये जो है कि आपको ब्रजयान जो है कि आपको आडंबर के कारण जो है कि आपको टूटा था 8वीं शताब्दी में। प्रथम बौद्ध संगीत, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ की बात करेंगे। पहला 483, 383, 250 पहली शताब्दी में जो है कि आपको हुआ था। पहला का स्थान था राजगिरी, दूसरा का स्थान था वैशाली, तीसरा का स्थान था पाटलिपुत्र, चौथा का स्थान था कुंडलवन कश्मीर था। पहला जो है कि अजातशत्रु के शासन काल में, दूसरा कालाशोक के शासन काल में, तीसरा जो है कि अशोक के शासन काल में, चौथा कनिष्क के शासन काल में था, है ना। बात करते हैं आगे। पहले की अध्यक्षता महाकश्यप, दूसरा सावक मीर, तीसरा जो है कि मुगली पुत्र तीस, और चौथा जो है कि वसुमित्र अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। पहला में सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना किया गया। दूसरा जो है कि आंशिक विभाजन महासंघिका और स्तंभित के बीच में टूटा। तीसरा जो है कि अदम्भ पिटक की रचना किया गया, और चौथा में हीनयान और महायान की जो है कि आपको विभाजन जो है कि आपको होता है, चौथा में होता है। देखिएगा क्या बोलता है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अदम्भ पिटक की बात करेंगे। सुत्त पिटक की बात करेंगे, बुद्ध के उपदेशों का संकलन किसमें है? सुत्त पिटक में होने वाला है। जबकि बुद्ध के संघ के नियमों का संकलन जो है कि आपको विनय पिटक में होगा, जबकि बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन जो है कि अदम्भ पिटक में होगा। सुत्त पिटक में सबसे जो है कि बृहत पिटक है, जिसका जो है कि संकलन किसके द्वारा? आनंद के द्वारा किया गया।
सबसे लघुतम मतलब सबसे छोटा है, जिसका संकलन किसके द्वारा, उपाली के द्वारा जो है कि आपको विनय पिटक का किया गया। और मोगली पुत्र तीस के द्वारा जो है कि आपको अधिदम्भ पिटक की रचना जो है कि आपको किया गया। चैत्य का मतलब होता है बौद्ध धर्म का पूजा घर को चैत्य कहते हैं। स्तूप होता है बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेष का संग्रह स्थल स्तूप कहलाता है। जबकि विहार क्या कहलाता है, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल जो है कि आपको विहार कहलाता है, विहार कहलाता है। अब आते हैं जैन धर्म की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, जैन धर्म की बात कर लेते हैं। आइए, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। इन्होंने इन्हें जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कहा गया। इन्होंने आदिनाथ वृषभनाथ के नाम से भी जो है कि जाना जाता है। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म जो है कि काशी में हुआ था। इनका पिता का नाम अश्वसेन था, जो काशी के राजा थे। इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए संवेद पर्वत पर जो है कि आपको हुई थी। और इन्होंने 4 महाव्रत जो है कि आपको दिया था। सत्य था, अहिंसा था, अस्तय था और अपरागृह जो है कि आपको था। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, वो महावीर स्वामी की बात करेंगे। महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जो है कि आपको जाने जाते हैं। इनका पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। और इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। इन्हें 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 साल की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्त होता है तो कैवल्य होता है, कैवल्य कहलाते हैं। और ये होता है जीविक ग्राम जो है कि ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे जो है कि इनको प्राप्ति जो है कि आपको होता है। आइएगा, जैन धर्म के तीर्थंकर की बात करेंगे। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जो संस्थापक थे। इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24वां महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक महावीर स्वामी, बचपन का नाम वर्धमान था। जन्म इनका जो है कि आपको 540 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान कुंडग्राम जो है कि वैशाली का था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम जो है कि अनुजा प्रियदर्शनी था, दामाद का नाम जमाली था। और उनके जो है कि कुल का नाम ज्ञात्री कुल था। एनसीईआरटी के नवीनतम संस्करण के अनुसार महावीर का जन्म जो है कि आपको 599 ईस्वी और मृत्यु 427 ईस्वी जो है कि आपको दिया गया। नवीनतम संस्करण, ये भी बात लिख दिया गया है। आगे आते हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न की बात करेंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण इसके त्रिरत्न होने वाले हैं। जैन धर्म में 5 महाव्रत दिया गया। पहला था सत्य था, दूसरा था अहिंसा था, तीसरा था अस्तय था, चौथा था अपरागृह था और 5वां ब्रह्मचर्य था। सत्य का मतलब कभी झूठ नहीं बोलना, अहिंसा का मतलब हिंसा से दूर रहना, अस्तय का मतलब चोरी नहीं करना, अपरागृह का मतलब धन का संग्रह नहीं करना और 5वां ब्रह्मचर्य इंद्राणियों पर क्या करना, अपना बस जो है कि आपको करना। और 5 महाव्रत जो है कि आपको 5वां महाव्रत जो है कि आपको ब्रह्मचर्य, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो 5वां दिया गया जो है कि आपको महावीर स्वामी के द्वारा। जो 4 दिया गया था वो 23वें नंबर के कौन थे, 23वें नंबर के थे पार्श्वनाथ थे, इनके द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। जैन संगीत की बात करेंगे। पहला जैन संगीत और दूसरा जैन संगीत। पहला 310 ईसा पूर्व में हुआ था और दूसरा जो है कि 512 ईस्वी में हुआ था। पहला 310 में जो है कि पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था और दूसरा जो है कि आपको वल्लभी गुजरात में हुआ था। पहला किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अध्यक्षता स्थूलभद्र किया था और दूसरा का अध्यक्षता देवादिच क्षमा श्रवण के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। पहले में दिगंबर और श्वेतंबर जैन धर्म के विभाजन हो गया था और जैन धर्म 12 अंगों में जो है कि आपको संकलन जो है कि आपको मिलता है। और जैन धर्म का अंतिम संकलन जो है कि आपको कैमा में किया गया, दूसरा में जो है कि आपको किया गया। पहला 12 का किया गया पहला में और अंतिम का किया गया जो है कि आपको दूसरा में किया गया। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में होती है। अनेकावाद, स्वादवाद और सप्त जो है कि भंगी ज्ञान का सिद्धांत का संबंध किससे है, तो ये जैन धर्म से होने वाला है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर में जो है कि आपको दिया था, राजगिरी में दिया था, है ना। जैन धर्म का विभाजन प्रथम संगीत में श्वेतंबर और दिगंबर के रूप में जो विभाजित हो गया था। दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में और श्वेतंबर जो है कि अस्तुलभद्र के नेतृत्व में। दिगंबर नेतृत्व जो है कि भद्रबाहु प्रदान किया था, यह परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया था, परिवर्तनवादी था, परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया था। इन्होंने जो है कि पूर्ण नग्नता जो है कि रहने का जो है कि आपको अपनाया था, जैसे कठोर नियम है उसको अपनाया था। और स्थूलभद्र वाला में जो है कि श्वेतंबर, इसने जो है कि श्वेत वस्त्र को धारण किया था और यह परिवर्तनवादी को स्वीकार किया था, यह परिवर्तन चाहता था। और यह दिगंबर की तुलना में कम जो है कि आपको क्या था, कठोर जो है कि आपको था।
शुंग वंश की बात कर लेते हैं। शुंग वंश मौर्य वंश के अंत में बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना किया। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण था, इसलिए इसे यह जो है कि आपको बृहदत्त का किसका सेनापति था, बृहदत्त का सेनापति था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था और यवनों के आक्रमण को विफल किया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने जो है कि आपको किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और इनके पुरोहित कौन थे? पतंजलि इनके पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग के मृत्यु के बाद जो है कि आपको उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व तक जो है कि आपको राजा बना। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र में अग्निमित्र और मालविका का वर्णन जो है कि प्रेम कहानी का वर्णन देखने को मिलता है। इस वंश का अंतिम शासक जो है कि आपको देवभूति था। कर्ण वंश की बात करेंगे। कर्ण वंश की स्थापना वसुमित्र के द्वारा जो है कि आपको देवभूति की हत्या कर की गई और वसुमित्र शुंगों का अमर्त्य या मंत्री था। कर्ण वंश भी ब्राह्मण वंश था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक था और सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कर्ण वंश का क्या कर दिया? अंत जो है कि आपको कर दिया। उसके बाद आता है कुषाण वंश। मौर्योत्तर काल में कमजोर होने की राजनीतिक स्थिति में कई जो है कि विदेशी जातियां आक्रमण कर भारत के क्षेत्रों में होता है और इसी में सबसे पहला जो है कि आपको हिंद यूनानी के बाद जो है कि शक के बाद पल्लव जो है कि आपको आते हैं। भारत आने वाले विदेशी क्रम में कुषाण सबसे अंतिम थे और कुषाण जो है कि आपको चीन के यूती या तोखरी जाति से संबंधित था। कुषाण का संस्थापक जो है कि आपको कौन था? कुजुल कटफिसेस था और इस वंश का सबसे प्रमुख जो है कि शासक कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर, पेशावर या मथुरा जो है कि आपको थी, है ना। और जो है कि बात करेंगे अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की है, वह कनिष्क ने पाटलिपुत्र को विजेता जो है कि आपको कहा है। किसको कहा है? पाटलिपुत्र का विजेता कनिष्क को कहा है। कनिष्क के समय गंधार एवं मथुरा कैला शैली का विकास हुआ था। कनिष्क ने चौथे बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडल वन कश्मीर में जो है कि आपको करवाया था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत को चलाया था और कनिष्क के समय जो है कि सिल्क मार्ग पर कुषाणों का अधिपत्य जो है कि आपको हुआ था। उसके बाद आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा जो है कि आपको 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक जो है कि आपको किया गया। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त हुआ जो 280 से 320 ईस्वी तक जो है कि आपको था और यह प्रथम गुप्त शासक था जिन्होंने महाराजा की उपाधि क्या किया था? महाराजा की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था। चंद्रगुप्त प्रथम 320 से लेकर 335 तक जो है कि आपको रहा है और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त जो है कि आपको संवत जो है कि आपको चलाया चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी के राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया और कुमारी देवी से यह विवाह किया था और यह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम जो है कि आपको धारण किया था। समुद्रगुप्त की बात करेंगे। समुद्रगुप्त, इसे इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधन किया है। समुद्रगुप्त को परम जो है कि क्रमागत, अप्रतिरथ आदि की उपाधि जो है कि आपको धारण किया है। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित जो है कि प्रयाग प्रशस्ति से जो है कि आपको मिलती है और इसने उत्तरापथ के 9 राजाओं तथा दक्षिणापत्र के 12 राजाओं से क्या किया? 12 राजाओं को जो है कि आपको विजित किया। इसने जो है कि उत्तरापथ के 9 राजा और दक्षिणापत्र के 12 राजाओं को जो है कि आपको विजित जो है कि आपको किया था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। किसके? समुद्रगुप्त को सिक्के पे बीना बजाते हुए दिखाया गया। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का प्रमाण भी जो है कि आपको मिलता है। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त को राजा बनने का साक्ष्य मिला, लेकिन इसे अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय जो है कि इसकी हत्या कर स्वयं जो है कि अपने खुद को राजा घोषित कर देता है। तो अगला राजा कौन बनेगा? चंद्रगुप्त द्वितीय जो है कि आपको बनेगा। आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय शकों को पराजित कर 389 ईस्वी में, है ना, विक्रमादित्य की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था और चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि के उपाधि को धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, है ना, ध्रुव देवी और जो है कि कुबेर नाग से जो है कि क्या किया? कुबेर नाग से जो है कि आपको विवाह किया था।
कुबेर नाग से उत्पन्न जो है कि आपको पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह जो है कि वाकाकट नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ जो है कि आपको हुआ था। और रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्प जो है कि वयस्क पुत्रों को संरक्षण के रूप में जो है कि आपको शासन किया। इस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात के काठियावाड़ को जो है कि आपको विजित किया। और चीनी चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया और फाहियान ने 14 वर्षों तक जो है कि भारत में रहा और जो है कि आपको 14 वर्षों तक जो है कि आपको भारत में रहता है। 399 से 411 तक जो है कि आपको रहता है, 413 तक रहेगा। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मेहरौली स्तंभ, मेहरौली जो है कि लौ स्तंभ जिसे चंद्र नाम से जो है कि आपको संबोधन किया जाता है, मेहरौली लौ स्तंभ, मेहरौली लौ स्तंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है कि आपको माना जाता है ना, स्वयं ने जो है कि आपको माना जाता है। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय ने नवरत्न रहा करते थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, इसमें कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह, बड़ा मिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घट घटपर्ण और जो है कि छपनक और जो है कि आपको भरूचनी जो है कि आपको रहा करते थे। उसके बाद जो है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त जो है कि अगला शासक बनेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम जो है कि 415 ईस्वी में शासक बनेगा। और कुमारगुप्त जो है कि आपको प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कि कुमारगुप्त के द्वारा जो है कि आपको करवाया जाएगा, उसी समय होगा। और गुप्त समय नालंदा विश्वविद्यालय का शिक्षा का प्रमुख जो है कि केंद्र था। बाद में यह चलकर बौद्ध धर्म का शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र जो है कि आपको बना था। उसके बाद कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त आता है 455 से लेकर कब तक रहेगा? 467 तक जो है कि आपको रहेगा। और मध्य एशिया में बर्बर जाति हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था और हुनों के आक्रमण को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। और इसका वर्णन जो है कि कहाँ मिलता है? स्कंदगुप्त का वर्णन जो है कि इसका खदेड़ने का जूनागढ़ स्तंभ लेख में जो है कि आपको मिलता है। हुनों के आक्रमण को जो है कि आपको क्या कहा गया? हुनों के आक्रमण को जो है कि आपको मल्लेच जो है कि आपको कहा गया। ठीक है, आगे चलता है। अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है। अगला बोल रहा है कि स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का क्या किया? सुदर्शन झील का जो है कि आपको पुनरुद्धार जो है कि आपको करवाया था, है ना। और स्कंदगुप्त ने जो है कि आपको सका दिव्य की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था, शंकरा दिव्य की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था। और गुप्त वंश का अंतिम शासक जो है कि आपको विष्णुगुप्त था। और गुप्त वंश का गुप्त वंश के साथ मगध का अंत जो है कि आपको इसी के साथ जो है कि आपको हो जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जरा देखिए क्या क्या फैक्ट दिया हुआ है, जरा इसको भी देख लेते हैं। आते हैं, देखते हैं इसके बारे में क्या क्या फैक्ट दिया गया है। आइएगा जरा पेज एक बार जो है कि आ जाए, है ना, उसके बाद देख लेते हैं। नोट कर लेते 26 नंबर को। देखिएगा क्या बोल रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा और बौद्ध जो है कि धर्म का सबसे महान केंद्र था। इसकी स्थापना गुप्त काल में श्री गुप्त के द्वारा किया गया। बाद में हर्षवर्धन एवं पाल शासकों ने इसे संरक्षण और संवर्धन प्रदान किया। और इस क्रम में जो है कि जावा के शासक बाल देव पुत्र भी इसके संवर्धन प्रदान किए थे, है ना। वेन सांग की यात्रा के समय इस विश्वविद्यालय का प्रमुख जो है कि आचार्य कौन था? शिलभद्र था। उस समय विश्वविद्यालय में जो है कि आपको 10,000 से अधिक छात्र जो है कि आपको पढ़ते थे और शिक्षकों की संख्या 1510 बताई गई है। और इस विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, गणित, दर्शन शास्त्र और व्याकरण जैसे जो है कि विषयों पर पढ़ाई होती थी। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के नामांकन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता था। और प्रथम जो है कि प्रवेश परीक्षा प्रवेश परीक्षा द्वारपाल के द्वारा जो है कि आपको लिया जाता था। और प्रवेश परीक्षा में कुल जो है कि आपको 3 स्तरों पर होती थी, है ना। यह विश्वविद्यालय स्थानीय विद्यार्थियों के अतिरिक्त चीन, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया आदि के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पर आते थे। यह विश्वविद्यालय को पूर्णतः जो है कि निःशुल्क आवासीय शिक्षा केंद्र था। इसके आर्थिक व्यय जो है कि आपको 200 गांवों के दान में दिए गए जाने से जो है कि आपको किया जाता था। जो भी खर्च होता था 200 गांव जो दान देता था उसी से जो है कि इसका खर्च चलाया जाता था। इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में विशाल पुस्तकालय है जो 3 भवनों से मिलकर बना हुआ था। और इन 3 भवनों में कुल 90 लाख से अधिक जो है कि आपको किताब संरक्षित थे। इस पुस्तकालय का नाम जो है कि आपको तीनों का नाम, एक का नाम था रत्न जो है कि रंजक, दूसरा का नाम था रत्नो जो है कि रत्नो जो है कि आपको दोधी, और तीसरा का नाम था रत्न सागर जो है कि आपको था।
अगला कि प्राचीन काल के इतिहास में इस जो है कि विशाल केंद्र में, इस विशाल केंद्र को विश्व के प्रथम जो है कि विद्यालय की संज्ञा जो है कि आपको दिया गया वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा, है ना। यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। वर्ष 2006 ईस्वी में राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो है कि सुझाव पर 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी एक्ट को पारित किया गया और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण 2014 से जो है कि आपको किया गया, और इसका उद्घाटन तो आपको पता ही होगा 2024 में जो है कि आपको प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, है ना। गुप्त प्रशासन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, किसकी बात कर लेते हैं, गुप्त प्रशासन की बात कर लेते हैं। आएगा गुप्त काल में राजा जो है कि आपको देवीय अधिकार रखता था, और इस काल में जो है कि आपको मौर्य मौर्य काल के समान जो है कि आपको केंद्रीय सत्ता नहीं थी, है ना। लेकिन राजा प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक जो है कि अधिकार रखता था। गुप्त काल में साम्राज्य का विभाजन पहले देश, देश के नीचे भुक्ति, भुक्ति के नीचे जो है कि आपको विषय, विषय के नीचे ग्राम था के रूप में किया जाता था। और देश का प्रधान जो है कि आपको गुप्त था, भुक्ति का प्रधान जो है कि उपरिक, और विषय का प्रधान जो है कि विजयपति, और ग्राम का प्रधान जो है कि ग्रामीण कहलाता था, है ना। अर्थव्यवस्था कैसा था गुप्त काल में? कृषि सबसे प्रमुख आय का स्रोत था। कृषि का उपज का 1/4 से लेकर 1/6 तक जो है कि आपको प्राप्त किया जाता था कर के रूप में। और कृषि के अतिरिक्त व्यापार उद्योग को भी जो है कि आपको कर जो है कि आपको लिया जाता था। गुप्त काल में सबसे प्रमुख जो है कि व्यापारिक केंद्र जो है कि आपको क्या था? ये त्रामलिपि जो है कि बंदरगाह जो है कि आपको था, त्रामलिपि बंदरगाह था। इसके प्रमुख जो है कि व्यापारिक केंद्र उज्जैन को भी जो है कि आपको था। गुप्त काल में स्वर्ण के सिक्के को दिनार कहा गया, और चांदी के सिक्के को रुपये जो है कि आपको कहा गया, तांबे के सिक्के को मासक कहा गया। सामाजिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं, इसका सामाजिक व्यवस्था कैसा था गुप्त काल का? गुप्त काल की बात करेंगे, गुप्त काल में जो है कि आपको वर्ण व्यवस्था जटिल था। इसी काल में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप में जो है कि आपको क्या था? स्थापित किया गया था, है ना। इस काल में कई प्रकार की जातियों का उदय जो है कि आपको हुआ। उदाहरण के लिए जो है कि आपको कास्त जाति का वर्णन सबसे पहले जो है कि आपको गुप्त काल से ही जो है कि आपको क्या होता है? गुप्त काल से ही जो है कि आपको कास्त जाति का जो है कि आपको वर्णन जो है कि आपको मिलता है। आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, अगला है कि इस काल में छुआछूत का भी प्रमाण जो है कि आपको मिलता है ना। और अछूत जातियों को ग्राम से बाहर रहने की जो रहना पड़ता था। और इस काल में जो है कि दास प्रथा को भी जो है कि विकास देखने को मिलता है। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति पूर्व की तुलना में निम्न हुई। और इस काल में 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्रथम जो है कि सती प्रथा का प्रमाण जो है कि आपको मिलता है। गुप्त कला की बात करेंगे, गुप्त कला के संरक्षण में गुप्त कला के जो है कि आपको दौरान स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला एवं साहित्य कला का विकास हुआ। स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण, नागर शैली, गुफाओं का निर्माण तथा विहारों का निर्माण को देखने को मिलता है। गुफाओं के निर्माण जैसे अजंता का गुफा महाराष्ट्र में, बाघ गुफा मध्य प्रदेश में, इसका निर्माण जो है कि गुप्त काल के दौरान ही किया गया था। और इन गुफाओं से बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से जो है कि आपको संबंधित चित्रकलाओं का प्रमाण जो है कि आपको मिलता है। गुप्त काल के साहित्य में भी विकास हुआ। और इस काल के प्रमुख जो है कि रचनाएं निम्नलिखित हैं। जैसे गुप्त काल में कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संग्रहार, विक्रमो जो है कि वर्षीय जो है कि आपको होगा। विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया, अमर सिंह के द्वारा अमरकोश लिखा गया, शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम, ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्म सिद्धांत, भारत का न्यूटन भी ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र, कामनंद के द्वारा जो है कि नीतिसार, और आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत, और जो है कि आपको दर्शनिका जो है कि आपको लिखा गया। इतिहासकार बीएस स्मिथ के द्वारा, है ना, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा जो है कि आपको दिया गया। पाल काल की बात करेंगे, पाल काल की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने किया है। और गोपाल ने उदंतीपुर विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे? बिहार शरीफ में किया है। और इस वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थापना किया। और सोमपुर महाविहार वर्तमान बांग्लादेश में पड़ता है, इसका निर्माण जो है कि आपको धर्मपाल के द्वारा जो है कि आपको करवाया गया था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच जो है कि आपको हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष, इसमें जो है कि भाग लिया था। और धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। और बाद में धर्मपाल राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और जो है कि प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हो गया, जिसके कुछ समय के लिए जो है कि आपको कन्नौज पर अधिकार जो है कि आपको कन्नौज पर कुछ समय के लिए अधिकार भी किया था। धर्मपाल ने उत्तरापद स्वामी की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था। तो पूछेगा उत्तरापद स्वामी की उपाधि किसने धारण किया था? तो उत्तरापद स्वामी की उपाधि जो है कि आपको धर्मपाल ने जो है कि आपको धारण किया था, है ना। धर्मपाल ने जो है कि आपको धारण किया था। आगे चलते हैं।
धर्मपाल का पुत्र जो है कि आपको देवपाल था। 810 ईस्वी में ये शासक बनता है और देवपाल ने अपने जो है कि मुंगेर में अपनी राजधानी जो है कि आपको बनाता है। देवपाल ने जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशीय शासक बाल देवपुत्र को नालंदा में बिहार बनवाने के लिए जो है कि आपको 5 गांव जो है कि आपको दान में देता है। और देवपाल ने जो है कि आपको देवपाल के बाद जो है कि आपको ब्रिगतपाल, महीपाल, रामपाल आदि जो है कि आपको शासक बनते हैं। पालकालीन कांसे की मूर्ति अपने काला जो है कि कलात्मक के लिए काफी जो है कि प्रसिद्ध था। धीमन और जो है कि बिचल पाल इस कला का जो है कि आपको क्या मानते हैं, प्रवर्तक जो है कि आपको माना जाते हैं। आगे चलते हैं। बिहार में प्राचीन राजवंश, उसकी राजधानी। बृहदत्त वंश की राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज थी। मगध की प्रथम राजधानी थी। बिंबिसार के द्वारा जो है कि आपको राजगिरी या गिरिब्रज रखा गया। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र, शिशुनाग के द्वारा वैशाली, कालाशोक के द्वारा पाटलिपुत्र। नंद वंश के समय जो है कि आपको पाटलिपुत्र था। मौर्य वंश के समय भी पाटलिपुत्र था। कुषाणों के समय पुरुषपुर या मथुरा था। और गुप्त वंश के समय पाटलिपुत्र था। और पाल वंश के समय इसकी राजधानी मुंगेर जो है कि आपको बताई गई है ना। आगे चलते हैं, प्राचीन काल की बात कर लेते हैं। प्राचीन काल में जो है कि आपको इतिहास और प्रमुख स्रोत की बात करेंगे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य हैं। और राज्य प्रबंधन के लिए जो है कि आपको इसमें मिलता है। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष। बुद्ध धर्म की महाकाव्य इसे कहा जाता है, बुद्ध चरित्र को, है ना। प्रज्ञा जो है कि आपको परमातिका परमा पारमिता, है ना। प्रज्ञा परमिता के लेखक जो है कि नागार्जुन। इसमें शून्यवाद का सिद्धांत जो है कि आपको दिया गया है। सी यू की वेनसांग के द्वारा यात्रा वृत्तांत होने वाला। इंडिका मेगास्थनीज का है। मौर्य साम्राज्य के विवरण मिलता है। मिलिंद पन्हो नागसेन का है। बैक्ट्रियन शासक मिनंडर और जो है कि नागसेन के बीच वार्तालाप का संग्रह किया गया है। और ललित विस्तार की बात करेंगे, बौद्ध के, है ना, ललिताओं का वर्णन इसमें मिलता है। और महावंश की बात करेंगे, श्रीलंकाओं के राजा के बारे में वर्णन मिलता है। और जातक कथाओं में बौद्ध धर्म के पुनः जागरण की कहानी जो है कि आपको जातक में मिलती है। द इंड किसका होता है, द इंड होता है आपका प्राचीन इतिहास का। प्राचीन भारत का इतिहास का खत्म होता है। अब जो है कि आपको क्या शुरू करेंगे, अब जो है कि आपको मध्यकालीन जो है कि भारत का इतिहास जो है कि आपको शुरू करते हैं। आइएगा जरा देखते हैं मध्यकालीन को। मध्यकालीन भारत के इतिहास से जो है कि आपको शुरू करते हैं। क्या क्या बात इसमें लिखा गया है जरा आते हैं देखते हैं। बात कर लेते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में। मध्यकालीन भारत, सबसे पहला देखिएगा तुर्क आक्रमण होगा। उसके बाद जो है कि आपको स्थानीय वंश का कर्नाट वंश की उदय होगा। उसके बाद जो है कि अफगान शासक और बिहार में शेरशाह सूरी का उसका सल्तनत काल होगा। उसके बाद मुगल काल होगा। इसी सब के बारे में जो है कि चर्चा करते हुए बातों को आगे रखते हैं। आइए जरा बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तुर्क जो है कि शासक बख्तियार खिलजी के बारे में बात कर लेते हैं। तुर्क शासक था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को कहा जाता है ना, जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, दास था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार छोटे छोटे शासकों के रूप में जो है कि आपको शासन करता था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का जो है कि आपको शासन था। बख्तियार खिलजी ने पहली जो है कि आपको महत्वपूर्ण जो है कि आपको सफलता उदंतीपुरी जो है कि विद्यालय बिहार शरीफ में विजित किया, 1198 ईस्वी में किया था। बख्तियार खिलजी ने उदंतीपुरी के साथ साथ नालंदा और विक्रमशिला को भी जो है कि आपको नष्ट कर दिया, है ना। और इन विश्वविद्यालय में अपना आग जो है कि आपको लगवा दिया। इन विश्वविद्यालय में क्या किया, बख्तियार खिलजी ने जो है कि आप आग लगवा दिया। साथ साथ इसने 1203-1204 में नदिया जो है कि बंगाल पर चढ़ाई करते समय जो सेन वंश की राजधानी थी, उस समय जो है कि आपको सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन थे। लक्ष्मण सेन से जो है कि आपको बिना लड़े डर के जो है कि आपको भाग गया। और लक्ष्मण सेन जो है कि इससे बिना लड़े जो है कि डर के लक्ष्मण सेन जो है कि आपको भाग गया। और बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर अपनी राजधानी को कहाँ कर दिया, लखनौती पर अधिकार कर राजधानी जो है कि आपको बनाया था। और बख्तियार की हत्या उसके ही एक अधिकारी अली मर्दानी के द्वारा किया गया। बख्तियार खिलजी की हत्या किसके द्वारा कर दिया, अली मर्दान के द्वारा जो है कि आपको कर दिया गया। और उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया। कहाँ पे, याद रखिएगा, इमादपुर में दफनाया गया है। स्थानीय वंश कर्नाट वंश की बात कर लेते हैं। मिथिला में कर्नाट वंश, पाल वंश के पतन के दौरान, है ना, मिथिला और तिरहुत के क्षेत्रों में कर्नाट वंश का उदय हुआ। और कर्नाट वंश के संस्थापक की बात करेंगे, कौन थे, नन्नदेव जो है कि इसके संस्थापक थे। कर्नाट वंश की राजधानी, है ना,
सिमरावगढ़ कहाँ था? सिमरावगढ़ जो था, जो वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। बख्तियार खिलजी ने बिहार अभियान के समय जो है कि कर्नाट वंश नरसिंह जो है कि आपको देव ने इसे नटराजन भेंट या नटराज भेंट देकर जो है कि सहयोग किया, और इन्होंने कर्नाट वंश और सेन वंश संघर्ष जो है कि आपको चलता था। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति है ना तुगरिल जो है कि आपको तुगन के अभियानों की चर्चा तिब्बती जो है कि आपको धर्मा स्वामी ने जो है कि आपको किया है, स्वामिनी ने जो है कि आपको किया है। और सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना और भेंट जो है कि आपको था, परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान 1324-1325 ईस्वी में इस क्रम में कर्नाट वंश पर जो है कि क्या कर लिया, गयासुद्दीन तुगलक ने जो है कि आपको विजय कर लिया था। गयासुद्दीन तुगलक के इस अभियान के समय है ना, इस अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक कौन था? कर्नाट वंश का शासक जो है कि आपको हरि सिंह देव जो है कि आपको था, और हरि सिंह देव जो है कि आपको समाज सुधारक था। क्या था? समाज सुधारक था। हरि सिंह देव इस वंश का अंतिम शासक था, और इसके समय जो है कि आपको पंजी प्रबंधन का विकास हुआ था, और मैथिली भाषा का विकास कर्नाट वंश के दौरान ही जो है कि आपको हुआ था, मैथिली भाषा का विकास हुआ था। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे सल्तनत काल में बिहार क्या था। सल्तनत काल में बिहार की स्थिति इसको जरा देख लेते हैं। सल्तनत काल के समय है ना, दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्षों में बिहार जो है कि लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार के अभियान किया, और उसने 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार कर लिया, परंतु इसके अधिकारियों के द्वारा जो है कि आपको खत्म जो है कि आपको हो गया। इसका अधिकार इसके अधिकारियों के द्वारा खत्म हो गया। इल्तुतमिश ने बिहार के प्रथम सूबेदार के रूप में मलिक जो है कि जानी को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? मलिक जानी को नियुक्त किया था। आगे चलते हैं, तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक जो है कि आपको नियंत्रण था, और 1324-1325 में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट वंश पर क्या किया? विजय जो है कि आपको प्राप्त किया। फिरोज शाह तुगलक ने अपने बंगाल अभियान 1359 ईस्वी में बिहार में जो है कि आपको था, और उसमें पटना और गया से उनके जो है कि अभिलेख जो है कि आपको प्राप्त हुए थे। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में इनके द्वारा जो है कि अनुदान में दी जाने वाली जो है कि आपको भूमि का प्रमाण जो है कि आपको मिलता है। आगे चलते हैं, तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। कहाँ थी? बिहार शरीफ थी। और इस काल में बिहार शरीफ को नगर जो है कि बौद्ध धर्म का प्रमुख जो है कि आपको केंद्र था। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों के सबसे महत्वपूर्ण जो है कि नाम जो है कि मलिक जो है कि इब्राहिम था, है ना, मलिक इब्राहिम का है, जो मलिक वाया कहलाता था। और इसका जो है कि आपको मकबरा बिहार शरीफ के पहाड़ी में स्थित होने वाला है। 13वीं शताब्दी के मध्य जो है कि मिनहाज उल सिराज की रचना तबकाते नासरी में बिहार का नाम जो है कि उल्लेख मिलता है। अफगान शासक और बिहार, सिकंदर लोदी 1495-96 में दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक राज्यपाल नियुक्त किया। कौन? सिकंदर लोदी। इब्राहिम लोदी के मृत्यु के बाद दरिया खान नुहानी का पुत्र बहार खान नुहानी ने स्वतंत्र जो है कि आपको सत्ता की घोषणा कर दिया, और दूसरी ओर अफगान शासक महमूद जो है कि आपको लोदी बाबर से बचने के लिए जो है कि बिहार आ गया, है ना, और बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध में बिहार के इन अफगानों को जो है कि पराजित कर दिया। और घाघरा के युद्ध के बाद बिहार में, है ना, शेर शाह का नेतृत्व जो है कि पुनः अफगान का क्या हुआ? पुनः अफगान का उदय हुआ। शेर शाह सूरी की बात करेंगे, जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम हसन खान था, जो शासा नाम के जमींदार थे। शेर खान का बचपन का नाम फरीद था। बहार खान नुहानी ने फरीद खान को किसकी उपाधि दिया? शेर खान की उपाधि जो है कि आपको दिया था। आगे चलते हैं, शेर खान नुहानियों के पतन के बाद बहार खान नुहानी की विधवा दुदू बेगम से विवाह कर बिहार के क्षेत्रों पर क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। शेर खान ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि वह बंगाल पर अधिकार करने दिया गया, क्या बोलता है, फिर सुनिएगा। शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह
बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक जो है कि आपको रूप में देगा। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेर खान का उपाधि जो है कि आपको शेर शाह का उपाधि जो है कि आपको धारण करता है। और 1540 में कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में सूर्यवंश की क्या किया, सूर्यवंश की स्थापना जो है कि आपको करता है ना, सूर्यवंश की स्थापना करता है। आगे चलते हैं। 1541 में शेर शाह ने पटना में दुर्ग जो है कि बनवाया और इस नगर को जो है कि बिहार की राजधानी जो है कि बनाया। और इसका वर्णन जो है कि अब्दुल्लाह के तारीख ए ताऊदी में मिलता है। शेर खान ने 1543 ईस्वी में रायसीना, 1544 में मारवाड़ विजय किया और 1545 में कालिंजर अभियान में गोला फटने के कारण घायल हो गया और उसके बाद में मृत्यु हो गई। शेर शाह ने अपने जीवन काल में सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का आधारित मकबरा का प्रारंभ करवाया। शेर शाह के मृत्यु के बाद जो है कि उसके पुत्र आराम शाह जो है कि आपको अगला शासक बने। कृत्रिम जो है कि आपको झील के मध्य जो है कि एक इमारत आकार का अष्टकोणीय झील में बलुआ पत्थर से स्थित क्या करवाया, पत्थरों का निर्माण से जो है कि आपको मकबरा तैयार किया है ना, कृत्रिम झील के बीचों बीच में जो है कि आपको करवाया। इसका पुत्र इस्लाम शाह के द्वारा जो है कि आपको करवाया गया। आगे चलते हैं। शेर शाह ने बिहार के रोहतास जिला को भी जो है कि बनाया था। शेर शाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था और इसको बाद में अकबर ने भी अपना लिया था। बाद में कौन चलाया, अकबर ने भी जो है कि देखा अच्छा प्रणाली है तो अपना लिया। शेर शाह के शासन है ना सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। इसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था और जो है कि व्यापक रूप से जो है कि सुधार किए थे। शेर शाह सूरी ने शुद्ध जो है कि आपको चांदी के सिक्के और तांबे के दाम जो है कि आपको चलाए थे। शुद्ध चांदी के रुपया और तांबा का क्या था, तांबा का जो है कि आपको दाम चलाया था। शेर शाह के बाद उसका पुत्र जो है कि जलाल खान इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठता है। बाद में सूर्यवंश का 3 भागों में जो है कि बढ़ जाता है और 1555 में मच्छीबाड़ा और सरहिंद की लड़ाई में हुमायूं जो है कि सिकंदर सूर को पराजित कर सूर्यवंश का क्या करता है, सूर्यवंश का अंत जो है कि आपको करता है। उसके बाद कौन सा वंश आएगा, चेदी वंश आएगा। कौन वंश आएगा, चेदी वंश आएगा। आते हैं। पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार के क्षेत्रों में स्थानीय राज्य का उदय हुआ। इन्हीं राज्यों में एक प्रमुख राज्य के रूप में चेदी रहा। चेदी राज्य का क्षेत्र जो है कि शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू और वाराणसी का क्षेत्र था और चेदी वंश की स्थापना 12वीं सदी में हुई थी और चेदी का मुख्यालय जो है कि आपको वेहिया या भोजपुर में जो है कि आपको था। 1607 ईस्वी में चेदी एवं उज्जैनी के बीच जो है कि एक महत्वपूर्ण लड़ाई हुई और जिसमें चेरों के जो है कि आपको जीत हुई और इस जो है कि वंश का प्रमुख शासक जो है कि मेदिनी राय था। चेरो वंश की प्रमुख शासक और चेदी नहीं है, चेरो वंश का प्रमुख शासक कौन था, मेदिनी राय था। और मुगलों के प्रभाव से इस वंश को धीरे धीरे क्या हो गया, इस वंश धीरे धीरे जो है कि वंश पतन जो है कि आपको हो गया। आगे आते हैं, मुगल एवं बिहार की बात कर लेते हैं। मुगल काल एवं बिहार। शेर शाह के मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूर्यवंश की सत्ता जो है कि बनी रही, लेकिन 1555-56 में है ना मुगल राज्य की स्थापना फिर से स्थापित हो गया और दिल्ली में मुगल राज्य को पुनः स्थापित के समय बिहार में जो है कि ताज खां काराकानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन किया गया। किसके नेतृत्व में, ताज खान कारा रानी के नेतृत्व में किया गया। अकबर के समय बिहार क्या था, अकबर के समय बिहार, ताज खां काराकारी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खान काराकानी ने इसका विरोध किया। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं जो है कि आक्रमण किया और 1576 ईस्वी में इसने पटना को जीत लिया और दाऊद खान को पटना छोड़कर भागना पड़ा। दाऊद खान बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था, दाऊद खान जो है कि अंतिम अफगान शासक था। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों का एक सूबा या प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया। अकबर द्वारा मुनीम खान को बिहार का गवर्नर बनाया गया। अकबर के समय राजा जो है कि मान सिंह को बिहार का प्रांतपति बनाया गया और मान सिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफी मजबूत जो है कि आपको हो गया था। मान सिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाई गई थी। जहांगीर की बात करेंगे, जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुगल का अधिकार
अधिकार स्थापित हुआ और इन क्षेत्रों में मुगलों को, है ना, हीरा और सोना प्राप्त जो है कि आपको होता था। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया और इसके बाद जो है कि यह केवल राजकुमार को ही जो है कि आपको दिया जाने लगा था। औरंगजेब के समय की बात करेंगे बिहार। औरंगजेब ने अपने प्रिय पुत्र राजकुमार जो है कि अजीम को 1702 ईस्वी में पटना के प्रांतपति या सूबेदार जो है कि आपको नियुक्त किया और अजीम के नाम अजीम ने पटना का नाम बदलकर क्या रखा, अजीमाबाद जो है कि आपको करके सौंदर्यीकरण मतलब सजाया था। उत्तर मुगल काल में फर्रुखसियर 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया था। इससे पहले सबसे पहला यह मुगल सम्राट था जिसने अपना राज्याभिषेक बिहार में करवाया था। और शाह आलम द्वितीय को भी जो है कि आपको विधिवत राज्याभिषेक जो है कि आपको कब 1761 में पटना में हुआ। तो दो राजा का राज्याभिषेक जो है कि आपको हुआ मुगलों में, एक था आपका फर्रुखसियर और दूसरा था शाह आलम द्वितीय। ये दोनों का राज्याभिषेक पटना में हुआ। फर्रुखसियर का राज्याभिषेक 1713 में और जबकि शाह आलम का 1761 में जो है कि आपको हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होने के बाद जो है कि कमजोर होते हुए मुगल सत्ता बिहार बंगाल का भाग जो है कि आपको बन गया और मुर्शीद कुली खान 1717 से 1727 तक बिहार बंगाल उड़ीसा का सूबेदार रहा। और इसके बाद जो है कि आपको शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। शुजाउद्दीन ने 1773 ईस्वी में बिहार को, है ना, बंगाल में मिला लिया और उसने 1733 ईस्वी में अलवर्दी खान को बिहार का उप जो है कि सूबेदार नियुक्त किया और 1739 ईस्वी में सरफराज खान को बंगाल का क्या बनाया गया, नवाब जो है कि आपको बनाया गया। किसको, सरफराज खान को बनाया गया। अलवर्दी खान ने जो है कि आपको गिरिया का युद्ध जो है कि 1740 में लड़ा, इसमें सरफराज को पराजित कर दिया और बंगाल का नवाब जो है कि बन गया। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद जो है कि अस्थायी बना दिए और 1756 ईस्वी में अलवर्दी खान की मृत्यु तक बिहार, बंगाल और उड़ीसा का प्रबंध जो है कि आपको नियंत्रण रहा। उसके बाद सिख जो है कि आपको धर्म की बात करेंगे और बिहार की बात करेंगे। आते हैं, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे और सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे। इनमें 10 गुरुओं में, है ना, गुरु नानक गुरु जो है कि आपको तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह का संबंध कहाँ से था, इनका संबंध 3 गुरुओं का संबंध जो है कि आपको बिहार से था। गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह का संबंध। गुरु नानक ने बिहार के गया में, राजगीर में, पटना में, मुंगेर में और भागलपुर आदि की यात्रा किया और वह बिहार में भ्रमण करने वाले प्रथम जो है कि सिख गुरु थे और प्रथम जो है कि क्या थे, सिख गुरु जो है कि आपको थे। आगे चलते हैं, सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर ने सासाराम गया होते हुए पटना आए और वो अपनी पत्नी, है ना, गुजरा देवी को छोड़ गए थे और जब माँ बनने वाली थी तब, है ना। और यही जो है कि आपको पटना में गुरु जो है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है कि आपको हुआ था। गुजरा देवी का पुत्र कौन थे, ये गुरु गोविंद सिंह जो है कि आपको थे। और सिख धर्म के 10वें गुरु अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को जो है कि आपको हुआ था और गुरु गोविंद सिंह 1776 ईस्वी में 10वें गुरु जो है कि बने और 1699 जो है कि आपको ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया और तख्त श्री हरमिंदर जी जो है कि पटना साहब सिख धर्म के प्रमुख जो है कि तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण जो है कि महाराजा रंजीत सिंह ने जो है कि आपको करवाया था। श्री पटना साहब के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका जो है कि इंड होता है। अब जो है कि किसका शुरुआत होगा, अब जो है कि आपको शुरुआत होगा आधुनिक भारत का शुरुआत होगा। तो अगले हम जब सीरीज देखेंगे, शुरुआत करेंगे तो उसमें आधुनिक भारत के साथ शुरू करेंगे और बिहार का जो है कि भूगोल को भी जो है कि हम लोग देखने का प्रयास जो है कि आपको करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। अगले सीरीज बहुत जल्द जो है कि आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ साथ डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जिनको जुड़ना होगा टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। संकल्प एकेडमी ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम होगा। धन्यवाद सभी का, जय हिंद सभी को।